आज हम क्लास 12 में बायोलॉजी में जो चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मनुष्य के बारे में कुछ हम जानकारी यहाँ पर ले लेते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो मनुष्य है वो एक लिंगी प्राणी है। एक लिंगी प्राणी है, कहने का मतलब है ये यूनिसेक्सुअल होता है। यूनिसेक्सुअल का मतलब है कि इसमें नर मादा अलग अलग होते हैं। यहाँ पर दूसरा ये है कि इसमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। द्विरूपता, लैंगिक द्विरूपता का मतलब है कि हम इसके बाहरी लक्षणों के आधार पर ही यहाँ पर नर व मादा की पहचान कर सकते हैं। यहाँ पर तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, नर मादा की पहचान कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, दूसरा ये है कि ये जरायुज प्राणी है। जरायुज प्राणी का मतलब ये होता है ऐसे प्राणी जो विकसित बच्चे को जन्म देते हैं उन्हें जरायुज प्राणी कहते हैं। तो ये यहाँ पर शिशु को जन्म देता है, इसलिए इसको यहाँ पर क्या कहेंगे, जरायुज प्राणी कहेंगे यहाँ पर। दूसरा ये है कि हम जो आगे अध्ययन करेंगे वो है नर जनन तंत्र, जिसको हम कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम कहते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पर कहते हैं। यहाँ पर मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। अब नर जनन तंत्र में दो प्रकार के अंग, एक तो होती है जनन अंग, प्राथमिक जनन अंग, दूसरे होते हैं इसमें सहायक जनन अंग। तो इसके जो जनन अंग है इसको हम प्राथमिक जनन अंग कहेंगे, जनन अंग। उसमें आपके आ जाती हैं टेस्टिस, जिसको हिंदी में वृषण कहते हैं यहाँ पर। ठीक, उसके बाद आते हैं सहायक अंग। तो सहायक अंग में नलिकाएं आ जाती हैं, नलिकाएं आ जाती हैं। इसके अलावा इसमें ग्रंथियां आ जाती हैं, ग्रंथियां ये जो है इसके अंतर्गत आती है यहाँ पर। अब हम इससे आगे नर जनन तंत्र का विस्तृत अध्ययन करेंगे यहाँ पर। देखिए, नर जनन तंत्र में ये जो दो गोल अंडाकार संरचनाएं दिख रही हैं इनको टेस्टिस कहते हैं। ये 4 से 5 सेंटीमीटर बड़ी हो सकती हैं और 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ी हो सकती है। तो ये दो यहाँ पर क्या है, टेस्टिस है। अब ये जो टेस्टिस है खोल के अंदर बंद रहते हैं। ठीक, इसको यहाँ पर वृषण कोश कहते हैं या फिर इसको टल सैक के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, इसको टल सैक के नाम से जानते हैं। वृषण जो है शरीर से बाहर होते हैं, यानी कि यहाँ पर ये उदर गुहा से कहाँ होते हैं, बाहर होते हैं। ठीक, इनका जो टेम्परेचर है वो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। उदर गुहा से बाहर आते हैं। बच्चों में ये अंदर होते हैं। अब ये वाली जो संरचना है इसको वास डिफरेंस अर्थात शुक्रवाहिनियां कहते हैं। शुक्रवाहिनियां कहते हैं। तो जो शुक्राणु इस टेस्टिस में शुक्राणु बनेंगे उनको आगे ले जाने के लिए होती है। अब शुक्रवाहिनियां जो है आगे जाके बढ़ती है और इसको यहाँ पर कहते हैं शुक्राशय, सेमिनल वसाइकिल के नाम से इसको जानते हैं। सेमिनल वसाइकिल आगे जाके एक नलिका में खुलती है। इस नलिका को कहते हैं स्खलन नलिका कहते हैं। नलिका के नाम से इसको जानते हैं। अब स्खलन नलिका के साथ ये जुड़ी होती है यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड, और प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट नीचे एक जोड़ी यहाँ पर बल्बो यूरिथरल ग्लैंड्स होती है ये। और आगे का जो मार्ग है ये वाला, ये जो इजैकुलेटरी डक्ट जो आगे जाके खुलेगी इस बारे मार्ग में खुलती है और इस मार्ग को कहते हैं यहाँ पर यूरेथेरा कहते हैं, मूत्र मार्ग कहते हैं यहाँ पर। ये जो संरचना है इसको पेनिस कहते हैं। ठीक, जो कि
इसी से मूत्र और इसी से स्पर्म जो है, सीमेन जो है वो आगे की तरफ बढ़ता है। इसको यहाँ पर ग्लांस पेनिस कहते हैं। और ये जो ऊपर की तरफ त्वचा है इसको कहते हैं फॉर स्किन कहते हैं यहाँ पर, ठीक है, फॉर स्किन कहते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, इसको हम समझ लेंगे। भाई टेस्टिस में शुक्राणु बनते हैं और बनने के बाद ये जो शुक्राणु है इस नलिका द्वारा, जिसको हम वास डिफरेंस कहते हैं, इसके द्वारा ये सीधे इजैकुलेटरी डक्ट में आते हैं। इधर शुक्राशय में बना हुआ जो द्रव है वो भी इसी के साथ आगे बढ़ता है। इधर प्रोस्टेट में बना हुआ जो द्रव है वो भी इसी के अंदर यूरेथ्रा में आके खुलता है, और बल्बो यूरेथ्रा में बना हुआ द्रव भी इसी यूरेथ्रा में आके मिलता है यहाँ पर। अब हम इस टेस्टिस का जो विस्तृत अध्ययन करेंगे वो किस प्रकार है, यहाँ पर देखिए। ये हो गया इसके टेस्टिस के ऊपर की भित्ति। अब टेस्टिस में अंदर की ओर ये कोष्ठक पाए जाते हैं जिनको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। लोब्यूल, अब ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं यहाँ पर, इनकी जो संख्या है वो लगभग, यहाँ पर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं, इनकी संख्या लगभग 250 होती है। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर ये जो सेमिनिफेरस, जिनको हम शुक्रजनन नलिकाएं कहते हैं, उसके अंदर पड़ी रहती है। ऐसे करके ये शुक्रजनन नलिकाओं की जो संख्या है वो 1 से 3 तक हो सकती है। तो टेस्टिस के अंदर शुक्रजनन नलिकाओं की जो संख्या है वो लगभग एक टेस्टिस में 750 तक हो सकती है। इनको यहाँ पर कहेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहेंगे, ट्यूब्यूल्स कहते हैं। अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं यहाँ पर, ये आगे जाकर एक चौड़ी नलिका में जाके खुलती हैं जिसको हम रेटिटेस्टिस कहते हैं। जाल जैसी चौड़ी संरचना में जाकर खुलती हैं, इस संरचना को यहाँ पर कहते हैं रेटिटेस्टिस कहते हैं। रेटिटेस्टिस जो है ये वासा इफ्रेंटिया में आके खुलता है, वासा इफ्रेंटिया में आके खुलता है। अब ये जो है आगे जाकर सारी नलिकाएं जो है फिर एक तो संरचना होती है अतिकुंडलिक, जिसमें नलिकाएं जो है काफी लंबी होती है लेकिन यहाँ पर ये कुंडलिक हो जाती हैं। इस संरचना को यहाँ पर कहते हैं अधिवेशन कहते हैं, और अंग्रेजी में कहते हैं इसको एपिडिडाइमस कहते हैं, एपिडिडाइमस कहते हैं। अब ये एपिडिडाइमस के भी 3 भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। इसको कहते हैं कैपिट एपिडिडाइमिस कहते हैं, ठीक। ये दूसरा सबसे ज्यादा कुंडलित होता है। शुक्राणु जिन नलिकाओं में बनेंगे, इन नलिकाओं से रेटिटेस्टिस में, वास इफ्रेंटिया में, और वहां से ये कैपिट एपिडिडाइमस में पहुंचते हैं। उसके बाद दूसरा जो है कॉर्पस एपिडिडाइमिस में पहुंचते हैं, और एपिडिडाइमस से ये फिर आगे की तरफ आता है। एपिडिडाइमस का लास्ट भाग जो बहुत कम कुंडलित होता है उसमें आके खुलते हैं। यहाँ से जो शुक्राणु है, फिर ये जो नलिका है जिसको हम कहेंगे शुक्रजनन नलिका, वास डिफरेंस कहते हैं, वास डिफरेंस कहते हैं, इसमें आते हैं शुक्राणु। अब इसमें आने के बाद इसी के साथ में जुड़ी होती है सेमिनल वेसाइकल, जिसको हम शुक्राशय करते हैं, सेमिनल वेसाइकल कहते हैं। अब सेमिनल वेसाइकल का द्रव और इसका द्रव एक साथ आगे बढ़ता है, बढ़ने के बाद यहीं पर लगी होती है ये प्रोस्टेट ग्रंथि, ये प्रोस्टेट ग्रंथि, और ये नलिका उधर दूसरी तरफ से जो नलिका आ रही है वो भी इजैकुलेटरी डक्ट में खुलती है। अब इसी के नीचे होती है बाल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होती है, और ये जो ग्लैंड है आगे जाके यूरेथ्रा, जिसको मूत्र मार्ग कहते हैं, उसमें जाकर खुलती है यहाँ पर। तो इस प्रकार से ये पूरा हमारा क्या हो जाता है, नर जनन तंत्र हो जाता है। इसके बाद हम इसमें नर जनन तंत्र में सहायक ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे और इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स नलिका के बारे में पढ़ेंगे। देखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स नलिका में क्या होता है, जैसे किसी भी नलिका की काट को देखो, ये इसके बराबर में ओरिजिन की दूसरी नलिका होगी इस तरीके से। अब इन नलिकाओं के बीच में ये इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, ये जिनको हम
जिनके द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है। अब इस नलिका के अंदर की संरचना को देखें तो ये जनन एपिथेलियम कहलाती है और उसमें दो प्रकार की सेल्स होती है। एक होती है सर्टोली सेल्स इस तरीके से, ये जो कि इसी में अंदर नीचे की तरफ जनन एपिथेलियम से बनने वाली स्पर्मेटागोनियम गोनियम होते हैं, इससे बनते हैं स्पर्मेटागोनिया बनते हैं, स्पर्मेटागोनियम होते हैं और इससे बनती हैं स्पर्मेटागोनिया बनते हैं। अब स्पर्मेटागोनिया में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो इससे भी ये यहाँ पर सेल्स बनती हैं जिनको हम स्पर्मेटिड कहते हैं, स्पर्मेटिड कहते हैं। अब स्पर्मेटिड से बनते हैं शुक्राणु और शुक्राणु जो पोषण है वो इनसे प्राप्त करते हैं यहाँ पर इस तरीके से इनसे लगे हुए होते हैं। इन सेल्स को नाम दिया गया है सर्टोली सेल्स। पोषक एक प्रकार की नर सेल्स कहलाती हैं या फिर इनको कहते हैं सर्टोली सेल कहते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके की संरचना होती है। अब आपको पता चल गया शुक्राणु कहाँ बनते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बनते हैं जिनको हम कहते हैं शुक्रजनन नलिकाएं कहते हैं, यहाँ पर बनते हैं। बनने के बाद कहाँ जाते हैं, बनने के बाद ये एपिडर्मिस में पहुंचते हैं, लगभग 2-2.5 माह तक रहते हैं। यहाँ पर इसका परिपक्वन होता है और इन्हें पोषण भी प्राप्त होता है। उसके बाद ये चढ़कर कहाँ जाएंगे, वास डिफरेंस में। वास डिफरेंस में कहाँ पहुंचते हैं, ये स्क्लन नलिका में पहुंचते हैं। स्क्लन नलिका में जब स्खलित होते हैं तो सेमिनल वेसाइकल का जो फ्लूइड है वो भी इसी के साथ, प्रोस्टेट का और वल्वोयूरेथ्रल का जो द्रव है वो भी इसी के साथ आता है। बंद हो गई, बनाइए ना कर सकते हो, देखिए। अरे फुल है।